बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स, इसका पार्ट जो है वो 4 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 4। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो ऊपर देखिए, आपको पिछला पार्ट मिल जाएगा। अगला पार्ट आपको वीडियो के एंड में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट शो हो जाएगा। यही सिस्टम रखा है हर वीडियो के अंदर। और सबसे बेहतर तो ये है कि अभी तक चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 जो है छठा चैप्टर चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से पिछले सारे चैप्टर्स निपटा चुके हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में चले जाएं तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आएगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट खुल जाएंगी आपके सामने। और 11th केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री, 12th फिज़िक्स, सारी प्लेलिस्ट जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो है वो कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी करना चाहेंगे, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट वीडियोस पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। प्लस एक ग्रैंड टेस्ट भी है उसके अंदर, नोमेनक्लेचर का 2 घंटे का, वो भी कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए कितनी ग्रिप है आपके नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो 12th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इससे पहले हमने जो है वो AC थ्रू रेसिस्टर किया था। अब हम AC थ्रू कैपेसिटर जो है ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम पहला टॉपिक ये देखेंगे, AC थ्रू कैपेसिटर, AC थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, इसी में फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक आ जाता है। इसी के अंदर इसमें डेरिवेशन भी है और इसी में हमारे पास दूसरा टॉपिक आ जाता है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। और इसी में तीसरा टॉपिक आ जाता है हमारे पास, फेज़र डायग्राम ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, फेज़र डायग्राम ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। आगे बढ़ने से पहले हमेशा मैं इंश्योर करता हूँ इस चीज़ का कि 3 चीज़ों के ऊपर आपकी बड़ी अच्छे से ग्रिप है। ठीक है, 2 चीज़ों के ऊपर अगर वो नहीं है, 3 चीज़ों के ऊपर, तो फिर ये चैप्टर आपके लिए समझने में दुश्वारी है। सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं, करंट है हमारे पास, वोल्टेज है, और जो है करंट भी हो गया, वोल्टेज भी हो गया। और हाँ, ये 2 मेन चीज़ें हैं, करंट और वोल्टेज। इन 2 चीज़ों को आप ज़रा समझ लें अच्छे से। मैं बार बार मिसाल दे के समझाता हूँ। ये एक वायर है जिसके अंदर कोई भी करंट फ़्लो नहीं कर रहा, कोई भी करंट फ़्लो नहीं कर रहा। ठीक है, ये दूसरी वायर है जिसके अंदर माइल्ड करंट जो है, माइल्ड करंट, हल्का करंट मौजूद है। आप इसको हाथ लगाते हैं आपको हल्का करंट महसूस होता है। ये तीसरी वायर है जिसको हाथ लगाते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग करंट जो है वो महसूस होता है। करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल I से। क्या वजह है कि इसके अंदर करंट है ही नहीं? क्या वजह है कि इसके अंदर, इसको हाथ लगाते हैं तार को, आपको हल्का करंट लगता है? क्या वजह है कि इस तार को आप हाथ लगाते हैं तो आपको हैवी करंट जो है, झटका लगता है करंट का? इसके पीछे क्या वजह है? ये तार जो है ये भी एटम से बनी हुई है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ये जो तार है ये भी एटम से बनी हुई है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी जो तार है एटम से बनी हुई है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ये जो तार है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हरकत में हैं। ये जो तार है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हरकत में हैं। ये जो तार है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हरकत में हैं। ये जो तार है जिसमें करंट नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की हरकत तो है लेकिन हैप्पैज़ार्ड वे में है, एक डायरेक्शन में नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा उधर जा रहा है, तीसरा इधर जा रहा है, चौथा उधर जा रहा है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की हरकत एक सिमत में है लेकिन स्लो है, स्लो जा रहे हैं। और ये जो तीसरी तार है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की हरकत एक सिमत के अंदर है लेकिन इसमें फास्ट हरकत कर रहे हैं, स्लो मोशन।
ये स्लो मोशन है और यहाँ पर फास्ट मोशन है। इसके पीछे वजह क्या है? ये पक्की बात दिमाग में बिठा लीजिए, हरकत का ताल्लुक़ फ़ोर्स से होता है। फ़ोर्स जब तक नहीं लगेगी कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत कर ही नहीं सकता। और इनफैक्ट इसका कन्वर्स भी यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में भी नहीं रह सकता जब तक कि उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट ना कर रही हों। ये दूसरा कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ये बात पहली याद रखिए कि कोई चीज़ हरकत जब कर रही हो बग़ैर फोर्स के नहीं करती। एग्जैक्टली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं भले हैज़र्ड वे में है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की हरकत के पीछे भी फोर्स इन्वॉल्व है, जो कि अभी हमारा मौजू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हरकत के पीछे भी फोर्स इन्वॉल्व है। ये जो फोर्स यहाँ पर लग रही है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी को हम वोल्टेज कहते हैं। ये क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन हो गया, मोटिव से मोशन हो गया, एफ से फोर्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने वाली फोर्स। अब ये फोर्स यहाँ पर, अगर यहाँ पर करंट कम है, माइल्ड करंट है इस वायर के अंदर, तो समझ जाइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये भी वीक है, यानी कि वोल्टेज जो है वो भी वीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं स्लो हरकत कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की हरकत भी स्लो है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की स्लो हरकत है तो उसके पीछे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो वीक है, और उसका रिज़ल्ट आपको क्या मिल रहा है कि करंट हल्का है। दूसरा, हमारे पास इसमें अगर स्ट्रॉन्ग करंट है तो इसका मतलब आसान सा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की हरकत बहुत तेज़ है। ठीक है, और इसके पीछे वजह क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वोल्टेज। यहाँ पर हाई वोल्टेज है, यहाँ पर लो वोल्टेज। ये कॉन्सेप्ट पहला। अब जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं या डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, तो डायरेक्ट करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मिसाल के तौर पर, इसको डीसी कहते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मुस्तकिल हरकत में होता है। इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये पहला कॉन्सेप्ट था जो कि आपने समझ लिया। दूसरी बात आप समझ लीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड, कि इस चैप्टर के अंदर आपको जो है अल्टरनेटिंग करंट एसी जो है उसको किस तरह से दिखाया गया है, उसको दिखाया गया है वेव फॉर्म में। ये बड़ी अहम चीज़ है, वेव फॉर्म में। अल्टरनेटिंग करंट को वेव फॉर्म में दिखाया गया है, वेव फॉर्म में इस तरह की। ये जो आपको वेव नज़र आ रही है ये अल्टरनेटिंग करंट की शक्ल है। ये वेव फॉर्म जो आपको नज़र आ रही है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, ये वेव है। और ये वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अल्टरनेटिंग करंट को। तो अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर फिर करंट की भी बात होगी और यहाँ पर वोल्टेज की भी बात होगी। समझ में आ गई बात? मतलब सब कुछ अब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब अल्टरनेटिंग करंट को वेव की शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर आप वोल्टेज को भी वेव की शक्ल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम वेव की ज़बान में बात करेंगे यहाँ पर, और जब वेव की ज़बान में बात होगी तो आपको पता है वेव का जो टॉप मोस्ट हाईएस्ट पोर्शन होता है, ये वाला, ये पॉइंट, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। फिर वेव की बात करते हैं तो साइकिल्स की भी बात करते हैं हम। एक साइकिल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मुकम्मल होती है, ये एक साइकिल है। हम वेव साइकिल की भी बात करते हैं, फिर हम फ्रीक्वेंसी की भी बात करते हैं, फिर हम टाइम की भी बात करते हैं। एक वेव को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा। देखिए वेव से ही 4 कॉन्सेप्ट निकल आए हैं। एक साइकिल ये रही, दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई? फ्रीक्वेंसी। तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई? टाइम। चौथी चीज़ मैंने आपको क्या बताई? एम्पलीट्यूड। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, वेव से कनेक्टेड और भी चीज़ें। अब यही जो आप नाम सुन रहे हैं एम्पलीट्यूड, यही जो आप नाम सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी, यही जो आप नाम सुन रहे हैं टाइम, यही जो नाम आप सुन रहे हैं साइकिल, इन्हीं को कनेक्ट किया जाएगा अल्टरनेटिंग करंट के साथ और वोल्टेज के साथ भी। समझ में आ रही है बात आपको? ये दूसरी बात थी जिसको मैंने कहा था कि इसको ज़रा ताज़ा कर लीजिए अपने जहन में। और यहाँ पर क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की 2 डायरेक्शन होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर ये वेव हमें कैसे बताएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन? भाई अपोजिट डायरेक्शन होती है, सुन लीजिए ज़रा ये बात। अपोजिट डायरेक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड डाउनवर्ड भी हो सकती है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो आपको अपोजिट डायरेक्शन नज़र आएगी करंट की, वो यहाँ पर इस तरह नज़र आएगी। ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है,
पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाला यहाँ तक, और ये जो है ये नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। ये क्या बता रहे हैं आपको? ये आपको डायरेक्शन बता रहे हैं। ये अपवर्ड डायरेक्शन बता रहे हैं करंट की, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहे हैं। ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, और ये जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड पोर्शन जो है हाफ साइकिल, ये अपवर्ड हाफ साइकिल कहलाता है, और ये डाउनवर्ड हाफ साइकिल। तो ये अपवर्ड हाफ साइकिल और डाउनवर्ड हाफ साइकिल आपको वही दो डायरेक्शन बता रहा है करंट की, अपवर्ड डाउनवर्ड। समझ में आ गई बात? इस वेव में ये अपोजिट डायरेक्शन अल्टरनेटिंग करंट की फॉरवर्ड बैकवर्ड भी हो सकती है। ठीक है भाई, ये बात भी यहाँ पर हो गई। अब आगे चलते हैं। फेज़र जो हमारे पास है, ये फेज़र, यही फेज़र, इसी अल्टरनेटिंग करंट को और इसी वोल्टेज को हम वेक्टर्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये फेज़र कहलाता है, वेक्टर्स की शक्ल में। बस अब इस शक्ल में नहीं, वेव की शक्ल में नहीं, इससे एक और स्टेप आगे चलेंगे। इसको हम वेक्टर्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वेक्टर्स की शक्ल में रिप्रेजेंटेशन जो होगी अल्टरनेटिंग करंट की और वोल्टेज की, इसको हम कहते हैं फेज़र। फेज़र, बस आपसे कोई पूछे फेज़र क्या है, आप बता दें भाई अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है, इसको आप वेक्टर्स की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है इनकी वेक्टर फॉर्म वाली, ये फेज़र कहलाती है। ठीक है भाई, इस तरह से ये मिसाल के तौर पर अल्टरनेटिंग करंट हो गया, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया। ये एरो जो है, वेक्टर्स याद है ना ये? ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर हमारे पास, पिछली वीडियो के अंदर हमने अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस किया था, किसके अंदर? जिसमें रेसिस्टर लगा हुआ था। समझ में आ गई बात? रेसिस्टर सर्किट के अंदर। अच्छा, ये सर्किट क्या है? सर्किट वर्ड साइकिल से निकला है। सर्किट वर्ड किससे निकला है? साइकिल से निकला है। साइकिल का क्या मतलब होता है? आपकी बाईसाइकिल है या साइकिल है, उसके अंदर आपका जो टायर है, आपने उस टायर को देखा है कि वो कैसे हरकत करता है? यूं गोल। ये साइकिल कहते हैं इसको। मतलब जहाँ से चलता है टायर दोबारा वहीं पहुँच जाता है, जहाँ से चलता है टायर वहीं पे पहुँच जाता है। समझ में आ गई बात आपको? तो इसी साइकिल से वर्ड सर्किट निकला है, सर्किट। तो इसके अंदर भी आप समझ जाइए कि कोई चीज़ जहाँ से चलेगी वहाँ से दोबारा आएगी। अब हम बात कर रहे हैं, ये जो एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, ये एक वायर है। पहले मैंने वायर ऐसे बनाई थी, मैंने कहा था ये वायर जो है वो एटम से मिलके बनी है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, याद है? और ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे फॉरवर्ड करवा रहे हैं, कौन सी फोर्स? EMF, या फिर हम इसको वोल्टेज भी कहते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वो फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को आगे धक्का दे रही है। इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये वायर देखें अजीब सी है, यूं जाके इस तरह की है। ठीक है, सर्किट का मतलब ये होता है जो साइकिल से निकला हो। साइकिल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जहाँ से चली है दोबारा वहीं पर पहुँच जाए। तो क्या सर्किट में भी ऐसा ही होगा? जो चीज़ जहाँ से चलेगी वापस वहाँ पहुँच जाएगी? बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये कौन होंगे? ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। इस वायर को जो आपने इस तरह की शक्ल दे रखी है ना, इसकी एक साइड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दोबारा यहाँ से इन हो जाएंगे। अब ये जो दो जोड़ हैं, ये जो दो किनारे हैं इस वायर के, ये मिले हुए नहीं हैं। अगर ये मिले हुए हों तो ये सर्किट कहलाएगा, साइकिल कहलाएगा। क्योंकि देखिए साइकिल का कॉन्सेप्ट ये है ना, जहाँ से चले दोबारा वहीं पे पहुँचे। अगर यहाँ पर बीच में गैप मौजूद है इस वायर के, तो ये तो सर्किट नहीं होगा, ये तो साइकिल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस साइकिल को मुकम्मल होना चाहिए, तभी ये सर्किट कहलाएगा। अब ये कैसे मुकम्मल होगा? ये होगा एक्सटर्नल सोर्स से। ये रही, ये बैटरी है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। आपने इस वायर को यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ, इस वायर को यहाँ
पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ रहे हैं और दोबारा इस बैटरी में जा रहे हैं। तो सर्किट इस तरह से मुकम्मल हो रहा है, साइकिल इस तरह से मुकम्मल हो रही है। क्या ज़रूरत है हमें इस बैटरी के साथ जो है इस वायर को कनेक्ट करने की? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज। ये बैटरी जो है ये हमें इसको हम एस भी कहते हैं, एस भी लिखा होगा पिक्चर में, आपने देखा होगा। ये सोर्स है, किस चीज़ की सोर्स है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की। जब तक यहाँ से फोर्स नहीं लगेगी, धक्का नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ घूम के यहाँ पर नहीं आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को ही हमें इसके अंदर चलाना है। इसी में अगर आप रेसिस्टर लगा दें तो ये वो सर्किट कहलाएगा जिसके अंदर रेसिस्टर लगा हुआ है, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि अब कैपेसिटर की बात हो रही है तो यहाँ पर ये रेसिस्टर नहीं लगेगा बल्कि कैपेसिटर लगा हुआ होगा। कैपेसिटर क्या होता है? इस तरह की प्लेट्स होती हैं, ये इस तरह की प्लेट्स होती हैं, बस इस तरह की प्लेट्स होती हैं और इन प्लेट्स के दरमियान में जो है वो चार्ज स्टोर होता है। कैपेसिटर की मैं इसके नोट्स अभी बनवाऊंगा, परेशान ना हो आप, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर जो है इसके अंदर ये रहा कैपेसिटर, ये जो दो प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, अपर प्लेट और लोअर प्लेट, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर वर्ड निकला है कैपेसिटी से। कैपेसिटर वर्ड किससे निकला है? कैपेसिटी से। कैपेसिटी का मतलब होता है गुंजाइश, गुंजाइश, खाली जगह, ऐसी खाली जगह जिसमें मज़ीद आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं, कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर जो है इसमें कैपेसिटी है। किस चीज़ की कैपेसिटी है? किस चीज़ को स्टोर करने की गुंजाइश इसमें मौजूद है। आप इसमें चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर चार्जेस, आप चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। चार्जेस को स्टोर करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करना। इसमें वक्ती तौर पर इलेक्ट्रिक करंट को आप स्टोर कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? आपके फ़ैन में, अब इसको ज़रा प्रैक्टिकली समझ लीजिए, आपके रूम में इस वक्त भी फ़ैन चल रहा होगा तो आप फ़ैन को देखिए, फ़ैन की रफ़्तार अगर स्लो है तो आप समझ जाइए कि फ़ैन के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो वीक हो गया है। आप बाज़ार से कैपेसिटर मंगवाइए, वो कैपेसिटर लगवाइए अपने फ़ैन के अंदर, आपके फ़ैन की रफ़्तार तेज़ हो गई। फ़ैन जो ये तेज़ी से घूम रहा है आपका, अब इसके पीछे वजह क्या है? ऑब्वियस सी बात है, उसको ज़्यादा ताकत मिल रही है भाई। हरकत का मैं पहले ही बता चुका हूँ ना। देखें, फ़ैन जो हरकत कर रहा है इसके पीछे भी तो फोर्स इन्वॉल्व है। तो फ़ैन के पीछे कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है? जो कि फ़ैन को घुमा रही है। फ़ैन के बीच में मोटर लगी हुई है, अंदर वो गोल सी चीज़ है ना बीच में जो, ठीक है, ये जो बीच में गोल सी चीज़ है इसके अंदर मोटर लगी हुई है, वहाँ से ये फोर्स मिल रही है इन पंखों को। और ये पंखे, ये पर जो है वो घूम रहे हैं। और वो फोर्स कौन सी मिल रही है? आपने ये फ़ैन किससे कनेक्ट किया हुआ है? स्विच बोर्ड से। स्विच बोर्ड से क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स स्विच बोर्ड से, यही इलेक्ट्रॉन्स चलते हुए इस मोटर में आ रहे हैं जो इसमें लगी हुई है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो चलते हुए इस मोटर के अंदर आ रहे हैं, इसी के अंदर आप कैपेसिटर अगर लगा देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उस कैपेसिटर में, चार्जेस उस कैपेसिटर में स्टोर भी होना शुरू हो जाएंगे। चार्जेस उस कैपेसिटर में स्टोर भी होना शुरू हो जाएंगे। तो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि नज़दीकी, बहुत नज़दीक से इस फ़ैन की मोटर को चार्जेस मिलते रहेंगे, बहुत नज़दीक से। अब लंबा फासला तय नहीं करना पड़ रहा है। इसके से दो तारें निकल रही हैं ना, फ़ैन से दो तारें निकल रही हैं। ये दोनों तारें किसके साथ जा रही हैं? स्विच बोर्ड के साथ। ये जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है इसमें एक तार इसमें जा रही है, एक तार इसमें जा रही है। आप देख रहे हैं आपके स्विच बोर्ड की जो दो तारें इसमें कनेक्ट हो रही हैं। और यहाँ पर आप बैटरी को भी देख लें, यहाँ पर भी ये बैटरी के दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दो तारें भी इनके साथ कनेक्ट हैं। सेम सिचुएशन है यहाँ पर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दो तारें निकल रही हैं। आपको तो एक तार नज़र आती है, आप उस तार को अंदर से खोल के देखेंगे दो तारें होंगी। तो दो तारें जो है वो निकल के यहाँ पर आ रही हैं, इसमें सर्किट बन रहा है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं और दोबारा वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लंबा फासला तय करना पड़ रहा है, इसलिए परेशानी की बात है। ये आपका फ़ैन जो है उसको इतनी ताकत नहीं मिल रही। लेकिन इसमें कैपेसिटर अगर लगा हुआ होगा तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो इसके अंदर, वो चार्जेस जो आ रहे हैं, अब मैं चार्जेस का वर्ड इस्तेमाल करूँगा,
जो चार्जेस आ रहे हैं वो इसके अंदर स्टोर होते रहेंगे। स्टोर होते रहेंगे तो यहीं पे एक छोटा सा बैंक बन जाएगा। बैंक है ना भाई, ये कैपेसिटर जो है ये बैंक है, बैंक ऑफ चार्जेस। तो इसमें चार्जेस जब स्टोर होते रहेंगे तो इसके लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी फ़ैन के लिए। इसको क्विक सप्लाई ऑफ चार्जेस होगी इस कैपेसिटर की वजह से। तो ये क्या होगा, फ़ैन बड़ी तेज़ी से घूमेगा। समझ में आ रही है बात? ये कैपेसिटर मैंने आपको बता दिया। कैपेसिटर के अंदर कितनी कैपेसिटी है इसको कैपेसिटेंस कहते हैं, और सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटेंस। कैपिटल सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोट्स बनवाऊंगा, अभी टेंशन ना लें, अभी कॉन्सेप्ट ले लें पहले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हम अल्टरनेटिंग करंट को गुजरते हुए देख रहे हैं कैपेसिटर के साथ। और कैपेसिटर कैसा है, ये जो दो प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, समझ में आ रही है बात? ये जो दो प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली अपर प्लेट लोअर प्लेट, ये कैपेसिटर है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट मिल गया है। अब इसके ज़रा आप नोट्स ले लीजिए, इसकी डेरिवेशन भी हम देख लेते हैं। फिर ये रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है इसको भी हम देखेंगे। फेज़र डायग्राम ऑफ कैपेसिटिव सर्किट क्या है इसको भी हम देखेंगे। पहले नोट्स ले लेते हैं। जल्दी जल्दी लिखिएगा, मैं भी जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। कैपेसिटर, इसकी डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटर वॉट क्या है ये? कैपेसिटर क्या है? डिवाइस मेड अप ऑफ टू प्लेट्स। ये डिवाइस है मेड अप ऑफ टू प्लेट्स, दो प्लेट्स से मिलके ये बनती है। यूज्ड टू स्टोर चार्जेस, यूज्ड टू स्टोर चार्जेस, चार्जेस को स्टोर करने के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर हम इसको दो हिस्सों में अब कैपेसिटर को देखेंगे। टाइप्स इसकी, डीसी कैपेसिटेंस, पहले ये लिख लें आप, पहले ये इसकी टाइप्स, कैपेसिटर की टाइप्स छोड़ के आप ज़रा कैपेसिटेंस की भी डेफिनेशन लिख लें। कैपेसिटेंस, इसको कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इन प्लेट्स, टू स्टोर चार्ज इन प्लेट, टू स्टोर चार्ज इन प्लेट्स। ठीक है भाई, ये भी हो गया। टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस, अब हेडिंग दे दें, टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की टाइप्स जो हैं हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। डीसी कैपेसिटेंस, डायरेक्ट करंट वाली कैपेसिटेंस, डीसी कैपेसिटेंस, और अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटेंस, एसी कैपेसिटेंस। पहले डीसी कैपेसिटेंस को देखेंगे, ये आपके बुक में मौजूद है। ठीक है भाई, ये आपके बुक में मौजूद है। ये इसकी कैपेसिटेंस भी इसलिए मजबूरी है। ठीक है, तो पहले डीसी कैपेसिटेंस को देख लेते हैं। डीसी कैपेसिटेंस, एसी कैपेसिटेंस और डीसी कैपेसिटेंस के अंदर बुनियादी फ़र्क ये है कि डीसी कैपेसिटेंस के अंदर फ़्लो ऑफ करंट रुक जाता है। पहले आप बेसिक फ़र्क दोनों के अंदर जहन में रख लें आप। डीसी कैपेसिटेंस के अंदर कैपेसिटर जो लगा हुआ होता है, जब वो कैपेसिटर जो है पूरा चार्ज हो जाता है, उसमें मज़ीद गुंजाइश जो है ख़त्म हो जाती है चार्जेस को स्टोर करने की, तो वो उस कैपेसिटर के फुली चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ़्लो रुक जाता है। जबकि एसी कैपेसिटेंस के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। एसी कैपेसिटेंस के अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज हो जाता है।
मतलब ऐसा होता है कि इसकी दो प्लेट्स जो लगी हुई होती हैं इसमें कैपेसिटर में, ये एसी कैपेसिटर में, एक प्लेट चार्ज होती है, दूसरी प्लेट चार्ज होती है, दूसरी प्लेट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो पहली प्लेट से चार्जेस दूसरी प्लेट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, उसको चार्ज करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक प्लेट अगर डिस्चार्ज हो रही होगी तो दूसरी प्लेट उसको चार्ज करना शुरू कर देगी, और वो दूसरी प्लेट, ये दो प्लेट्स हैं, ये अगर डिस्चार्ज हो रही होगी, ये वाली प्लेट अगर डिस्चार्ज हो रही होगी तो ये वाली प्लेट जो है इसको चार्ज करना शुरू कर देगी, इसको चार्ज करना शुरू कर देगी। अब जैसे ही ये इसको चार्ज करना शुरू करेगी तो यहाँ पर चार्जेस की कमी होगी इस प्लेट पे, ऊपर वाली प्लेट पे। तो फिर क्या होगा, पीछे से इसको चार्जेस मिलना शुरू हो जाएंगे, ये फिर चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ये प्लेट डिस्चार्ज होगी, यहाँ चार्जेस की कमी होगी, ये वाली प्लेट अपना चार्ज इसको दे के इसको चार्ज करेगी। पीछे से ये वाली प्लेट जो है इसके पास चार्जेस की कमी होगी तो इसके पास चार्जेस पीछे से आएंगे सोर्स से। सोर्स क्या है, हमारी बैटरी जो लगी हुई है, बताया था ना मैंने, बैटरी जो लगी हुई है वो चार्जेस इसको फ़ौरन प्रोवाइड करेगी। तो ये मुस्तकिल काम चलता रहेगा यहाँ पर, चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग का। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये बुनियादी फ़र्क है डीसी कैपेसिटेंस और एसी कैपेसिटेंस के अंदर। इसके अंदर डीसी कैपेसिटेंस में ऐसा कोई चार्जिंग डिस्चार्जिंग का चक्कर नहीं है। एक दफ़ा कैपेसिटर चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाएगा, जबकि यहाँ पर चार्ज होने के बाद चार्जिंग डिस्चार्जिंग का सिस्टम चलता रहता है। तो करंट ऑफ फ्लो जो है वो चलता रहता है। समझ में आ रही है बात आपको? अब डीसी कैपेसिटेंस के नोट्स ले लें। डीसी कैपेसिटेंस ऑन कनेक्शन विद डीसी सोर्स, ऑन कनेक्शन विद डीसी सोर्स, जैसे ही आप डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, डीसी सोर्स एरो, कैपेसिटर स्टार्ट्स, कैपेसिटर स्टार्ट्स, इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है, कैपेसिटर स्टार्ट्स, फिर आगे एरो आएगा। आपको पता है ना, बुलेट्स में लिखता हूँ मैं, ऑन कनेक्शन विद डीसी सोर्स, जैसे ही आप डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट्स, कैपेसिटर जो है वो शुरू कर देता है, क्या शुरू कर देता है, एक्यूमुलेट चार्जेस, चार्जेस को स्टोर करना, एक्यूमुलेट चार्जेस, चार्जेस को स्टोर करना, एक्यूमुलेट चार्जेस ऑन प्लेट्स, ऑन प्लेट्स, ठीक है भाई, अनटिल जब तक के वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मैचेस वोल्टेज ऑफ डीसी सोर्स, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मैचेस वोल्टेज ऑफ डीसी सोर्स, वोल्टेज ऑफ डीसी सोर्स, डीसी सोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अभी समझा देता हूँ आपको। ये जो है वो आपने कनेक्ट कर रखा है, ये रही एक प्लेट, ये रही दूसरी प्लेट, यहाँ से ये प्लेट कनेक्ट है, यहाँ से ये प्लेट कनेक्ट है, यहाँ से क्या है, ये बैटरी के साथ आपने लगा रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब जब ये बैटरी के साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे, सोर्स का मतलब ये बैटरी है, आप बैटरी के साथ आप कनेक्ट करेंगे, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये डीसी डायरेक्ट करंट है, चार्जेस यहाँ से यहाँ जाना शुरू कर देंगे, और ये जो है वो चार्जेस यहाँ पर, चार्जेस को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्जेस को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चार्जेस यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, ये कैपेसिटर की प्लेट्स चार्जेस को स्टोर करना शुरू कर देंगी, ठीक है। अब जैसे जैसे ये स्टोर करते जाएंगे, इसकी आखिरी हद होगी ना, ये जब फुली चार्ज हो जाएंगी प्लेट्स, उस वक्त की बात हो रही है, जब ये प्लेट्स फुली चार्ज हो जाएंगी, जब ये प्लेट्स, ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, उस वक्त इसका वोल्टेज बिल्कुल किसके बराबर होगा, सोर्स के वोल्टेज के। सोर्स का जो वोल्टेज होगा वही इस कैपेसिटर का वोल्टेज होगा, और ये कब होगा, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, और उसी वक्त करंट स्टॉप हो जाएगा।
रुक जाएगा डायरेक्ट करंट में। ठीक है भाई, तो ये क्या लिखा हुआ है कि ऑन कनेक्शन विद डीसी सोर्स कैपेसिटर स्टार्ट्स एक्यूमुलेट चार्जेस ऑन प्लेट्स अंटिल, जब तक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर में जो वोल्टेज है मैचेस, वो मैच कर जाएगा वोल्टेज ऑफ डीसी सोर्स, वोल्टेज ऑफ डीसी सोर्स के, यानी कि इस बैटरी के। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग। दिस प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग। ये बुलेट्स में मैं लिखता हूँ, आप जो है सेंटेंसेस खुद बना लिया करें। दिस प्रोसेस एरो कॉल्ड एरो चार्जिंग। ये प्रोसेस जो है वो चार्जिंग कहलाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं आप। ठीक है, ये भी हो गया। एसी कैपेसिटेंस की तरफ चलते हैं। एसी कैपेसिटेंस, ये दूसरा टॉपिक आ गया अब हमारे पास, जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है। एसी कैपेसिटेंस। इसके पॉइंट लिख लीजिए भाई। कैपेसिटर एक्यूमुलेट एसी सोर्स, कैपेसिटर एरो एक्यूमुलेट चार्जेस। कैपेसिटर जो है वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा चार्जेस को। ठीक है, और ये चार्जेस कहाँ से आएंगे? एसी सोर्स से। एसी सोर्स से। यहाँ पर भी बैटरी लगी हुई होगी, यहाँ बैटरी तो नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर मेन से कनेक्ट होगा एक्चुअली। जो आपका मेन है ना, आपकी जो बिजली घर में जो आपकी बिजली चल रही है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो उसको मेन स्विच को कहते हैं। तो स्विच से जो है वो होगा ये। तो स्विच से क्या होगा? चार्जेस आएंगे और कैपेसिटर जो लगा हुआ होगा उसमें चार्जेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। और कहाँ से आ रही हैं चार्जेस? एसी सोर्स से। और एसी सोर्स यहाँ पर क्या है? आपका मेन स्विच। ठीक है, उसमें अल्टरनेटिंग करंट है। अब यहाँ पर एसी साइकिल्स जो हैं, आपको पता है एसी साइकिल्स, मैंने फिर बात की थी कि ध्यान से सुन लीजिए, वो जो मैंने वेव फॉर्म बताई थी। एसी साइकिल्स, अल्टरनेटिंग करंट साइकिल्स जो है, आपको पता है 2 साइकिल्स होती हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, याद है ना? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है भाई, तो ये अल्टरनेटिंग करंट की 2 साइकिल हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल को देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर। पॉजिटिव हाफ साइकिल, हेडिंग डाल दें इसकी। पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अपर प्लेट टू सोर्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अपर प्लेट टू सोर्स, फ्रॉम अपर प्लेट टू सोर्स। दो लगे हुए हैं यहाँ पर, 2 प्लेट्स होती हैं ना, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। ठीक है भाई, ये आपका कैपेसिटर, ये ऊपर वाला कैपेसिटर है, अपर प्लेट हो गया, अपर प्लेट कैपेसिटर की, और ये वाली लोअर प्लेट कैपेसिटर की। ये याद रखिएगा, अपर प्लेट और लोअर प्लेट। और यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा, देखें अभी मैच करेगा। ये आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ है? ऊपर है। और ये आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ है? नीचे है। देखें, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर, नेगेटिव हाफ साइकिल नीचे। कैपेसिटर की एक प्लेट ऊपर, कैपेसिटर की एक प्लेट नीचे। कनेक्शन बन रहा है? बनेगा अभी।
तो वो ये बता रहा है कि यहाँ से अपर प्लेट जो है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अपर प्लेट टू सोर्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट से सोर्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ये रही आपकी सोर्स पॉजिटिव, ये रही आपकी सोर्स, ठीक है। ये आपका स्विच बोर्ड है, ये आपका स्विच बोर्ड है, ठीक है। फिर क्या होगा, अपर प्लेट टू सोर्स, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो शुरू कर देंगे अपर प्लेट से सोर्स की तरफ, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, प्लेट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, प्लेट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, प्लेट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऐसे ही होता है ना भाई। आपको एटम याद है, एक एटम में से इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उस एटम के ऊपर होता है क्या है, चार्ज आ जाता है। बताऊं कैसे, ये सोडियम का एटम है, ये सोडियम का आयन है, दोनों में फ़र्क क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 11, प्रोटॉन है 11, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पे जो प्लस लिखा हुआ है इसका यही मतलब है कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास से चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 10, प्रोटॉन हो गए इसके पास 11। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, पॉजिटिव प्रोटॉन 11 हो गए। खुद ब खुद प्रोटॉन की डोमिनेंसी हो जाती है, खुद ब खुद पॉजिटिव चार्जेस की डोमिनेंसी हो जाती है, इनकी हुकूमत कायम हो जाती है अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएं तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से अपर प्लेट से सोर्स की तरफ आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये लिखा है रिजल्ट, प्लेट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है भाई। आगे देखें। अच्छा, उसके बाद अब दूसरा हमारे पास कौन सी साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल को हमने देख लिया, अब नेगेटिव हाफ साइकिल को देख लें। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, पॉजिटिवली, अच्छा इसको मैं सॉरी भूल गया लिखना, पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर जो चार्ज होगा उसको हम कहेंगे प्लस क्यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस क्यू। तो ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाएगा। हम चार्ज को देखें, चार्ज को आप नेगेटिव हमेशा ना समझें कि चार्ज का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होता भाई, नहीं ये बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या बचे हैं, इसके ऊपर प्रोटॉन्स बचे हुए हैं, प्रोटॉन्स भी चार्जेस हैं, बात समझ आ रही है आपको, प्रोटॉन्स भी चार्जेस हैं। तो यहाँ पर चार्जेस जमा हो रहे हैं ना, देखें कैसे जमा हो रहे हैं इसके ऊपर चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस कैसे जमा हो रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ आ रहे हैं सोर्स की तरफ, ठीक है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल इस वाले से कनेक्ट होगी यकीनन, जो नीचे वाली प्लेट है हमारे पास, नेगेटिव हाफ साइकिल। एज अ रिज़ल्ट मतलब जैसे ही ये ऊपर वाला काम होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के सोर्स की तरफ आएंगे, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ नज़र आएगा यहाँ पर। कैसे, एज अ रिज़ल्ट सोर्स सप्लाइड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सोर्स यानी कि यही बैटरी, इसको एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, सोर्स कैपिटल एस, सप्लाइड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो सोर्स है फ़ौरन, क्योंकि यहाँ पर अब कमी होना शुरू हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना शुरू हो गई है, यहाँ पे प्रोटॉन्स की ज़्यादती होना शुरू हो गई है, तो ये जो सोर्स है इससे बर्दाश्त नहीं होगी ये बात, ये बोलेगी अच्छा ठीक है मैं इलेक्ट्रॉन दे रही हूँ, तो ये सोर्स जो है, ये बैटरी जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगी यहाँ पे इसको, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाएंगे। अब देखें बीच में गैप है ना, बीच में गैप है, तो ये मिल नहीं सकते दोनों, हाँ प्लेट्स दोनों, इनमें फ़र्क डिस्टेंस है, फासला है, मिल नहीं सकते। इस
पॉजिटिव चार्जेस के एक्युमुलेट होने की वजह से और इस नेगेटिव चार्जेस के एक्युमुलेट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाएंगे अपर प्लेट पे और यहाँ नेगेटिव चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाएंगे लोअर प्लेट पे, नीचे वाली प्लेट पे। समझ में आ गई बात। और बैटरी का काम क्या है, चार्जेस को स्टोर करना ना। देखें इस तरह से चार्जेस स्टोर होंगे, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर वाली प्लेट में, तो क्या है नेगेटिव हाफ साइकिल एज अ रिजल्ट सोर्स एस सप्लाइड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लोअर प्लेट, टू लोअर प्लेट, टू लोअर प्लेट। नीचे वाली प्लेट को सोर्स जो है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना शुरू कर देगी। सपोज करते हैं यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पर आएंगे, तो सोर्स जो है उसी वक्त 50 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर इसको प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। ठीक है भाई, इसको हम क्या कहेंगे, अब इसका रिजल्ट मैं ऊपर लिखता हूँ। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा फिर, ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यहाँ पहुँच गए, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लोअर प्लेट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, लोअर प्लेट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, लोअर प्लेट बिकम नेगेटिवली चार्ज, माइनस क्यू, ये आ गया। ठीक है भाई, अब डायरेक्शन देखें इनकी दोनों की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ साइकिल्स। तीसरी हेडिंग डाल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरी हेडिंग डाल। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, इन बोथ साइकिल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ साइकिल्स, दोनों साइकिल्स में हम ज़रा डायरेक्शन देख लें इलेक्ट्रॉन्स की। अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। आपको याद है यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, ये नीचे वाले जो हैं, ऊपर की तरफ, ऊपर वाले जो हैं, आपको वो याद है वेव फॉर्म, ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे वाला नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये डायरेक्शन की बात हो रही है। अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो अब ये वेव फॉर्म की ज़बान में बात हो रही है यहाँ पर। अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ साइकिल्स बात करते हैं ना, तो आपको वेव फॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर। वेव फॉर्म में वो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल थी ऊपर वाली, ये वाली, इसकी बात हो रही है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स की अपवर्ड डायरेक्शन को। ठीक है भाई, और डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, वेव फॉर्म वाली। तो वेव फॉर्म की मदद से आप जो है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हाफ साइकिल, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाफ साइकिल। और यहाँ पर वेव में, लेकिन हम ये बात देखते हैं ना कि रिपीटेशन हो रही है, तो ये देखें रिपीटेशन कैसी होगी, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये देखें, ये वेव अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है ना। अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की हरकत हो रही है, यही तो आपको एसी बताता है भाई, अल्टरनेटिंग करंट बताता है। तभी तो इस वेव फॉर्म को यूटिलाइज़ किया गया है, ताकि आप इजीली विजुअलाइज कर सकें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। यही बता रहा है
अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हाफ साइकिल ये वाली, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाफ साइकिल ये वाली, यहाँ तक ठीक हो गया भाई। कंक्लूजन इसका, क्योंकि सवाल आपसे वो यही पूछेगा कि बताइए ज़रा अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, कैपेसिटर के केस के अंदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट कैसे हो रही है, ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। बड़ा ट्रिकी सवाल होगा, कैसे उसका जवाब देंगे। अब कंक्लूजन इसका नतीजा क्या निकला, नतीजा सुन लीजिए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ डायरेक्शंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ डायरेक्शंस, फ्लो ऑफ डायरेक्शंस इन बोथ डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब ये अगला टॉपिक है हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो रहा है तो दूसरा वाला डिस्चार्ज हो रहा है, फिर वो उसको चार्ज कर रहा है, तो फिर पीछे से सोर्स उसको हेल्प कर रही है कि चलो भाई तुमने इसको चार्ज किया है तो मैं तुम्हें चार्ज कर देती हूँ। याद आया शुरू में मैंने बताया था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। अब इसके भी ज़रा नोट्स ले लीजिए आप, उसके बाद डेरिवेशन की तरफ चलेंगे। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है भाई, इसके नोट्स ले लीजिए। पहला पॉइंट इसके हवाले से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल, opposite direction of electron is responsible opposite direction of electron is responsible for charging oblique discharging, charging discharging of capacitor, charging discharging of कैपेसिटर। ठीक है भाई, यहीं से दूसरा पॉइंट निकलता है, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की अपवर्ड डायरेक्शन हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है क्या, चार्जिंग, चार्जिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहेंगे डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग। ठीक है भाई, ये लेकिन ये याद रहे कि ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है ये कौन कहाँ को किसका हवाला दे रहा है, ये वेव फॉर्म का हवाला दे रहा है। यहाँ पर अपवर्ड डाउनवर्ड आपको सही तरह विजुअलाइज नहीं होगा। ठीक है भाई, अच्छा अब इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, नेसेसरी डेरिवेशंस जो हैं उसको देख लेते हैं। इसमें डिफरेंशिएशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा अभी आप आगे आके, और डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स जो हैं, डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा यहाँ, जो इक्वेशन आप ड्राइव कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा, डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। ये मैथमेटिकल टूल है एक हमारे पास, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपका मैथमेटिकल फंक्शन जो है जब उसमें चेंज आता है विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, तो इस चेंज को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम एक मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसको डेरिवेटिव्स कहते हैं, या फिर हम उसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ठीक है,
तो वो तो मैं आपको भी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो कुछ जगह ऐसी आएंगी जहाँ पर मैं उसका हवाला दूंगा। बहरहाल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर जब कैपेसिटर लगा हुआ होगा तो अल्टरनेटिंग करंट जो है इसकी क्या पोजीशन होगी। पहले ये हमारे पास है V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपको याद हो ये क्या है, ये इक्वेशन, इसको हम यूज़ करेंगे। AC सोर्स वोल्टेज अप्लाइड टू द कैपेसिटर, AC सोर्स वोल्टेज, ये वो वोल्टेज है AC सोर्स वोल्टेज अप्लाइड टू द कैपेसिटर, AC सोर्स वोल्टेज अप्लाइड टू द कैपेसिटर। अभी दिखाया था मैंने आपको, ये यहाँ से क्या है, ये सोर्स कौन सी है, ये वही सोर्स है आपका स्विच बोर्ड जो है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके साथ मैंने लगाया था S, ये सोर्स है, ये AC सोर्स है, और ये क्या दे रही है AC सोर्स, ये वोल्टेज दे रही है। तो AC सोर्स वोल्टेज अप्लाइड टू द कैपेसिटर, ये रहा वो, ये V जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस वोल्टेज को जो कि सोर्स दे रही है, AC सोर्स, ठीक है भाई। ये V नॉट वाला जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है। ये वोल्टेज की पीक वैल्यू आपको कहाँ नज़र आएगी, इसी वेव फॉर्म की तरफ चलते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको ज़रा देख लीजिए, ये करंट फ्लो कर रहा है आगे और ये इसकी पीक वैल्यू है। ये जो पीक वैल्यू है इस वेव की, हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है उसको V नॉट कहते हैं। ओवरऑल पूरा का पूरा वोल्टेज तो V कहलाएगा, ये पीक का जो वोल्टेज होगा वो V नॉट कहलाएगा, ठीक है। ये AC सोर्स, ठीक है भाई। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया। देन अब क्या करना है आपको, ये लिखने के बाद देन ये भी आपको पता है कि चार्जेस जो हैं वो किसके बराबर हैं, कैपेसिटेंस और वोल्टेज के। चार्जेस किसके बराबर हैं, Q जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। और यहाँ पर इस V की जगह पर हम जो है वो पुट वैल्यू ऑफ V, पुट वैल्यू ऑफ V सब्सटीट्यूट, हाँ ये तो खैर जुमला गलत हो जाएगा, वैल्यू तो इसकी नहीं है। वैल्यू का मतलब होता है कोई नंबर, यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट V इनटू अबव इक्वेशन, इनटू अबव इक्वेशन, सब्सटीट्यूट V इनटू अबव इक्वेशन। Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, V किसके बराबर है, V नॉट साइन ओमेगा टी, इसके बराबर, ठीक है भाई। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई आपकी। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है भाई। और ये इक्वेशन किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसकी मदद से, टू कैलकुलेट चार्ज, टू कैलकुलेट चार्ज ऑन एनी प्लेट, टू कैलकुलेट चार्ज ऑन एनी प्लेट। किसी भी प्लेट के ऊपर जो चार्ज है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर ये हमारे पास जो है दूसरा फॉर्मूला आ जाता है, I इज इक्वल टू करंट का, कि करंट जो है असल में रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम है। ये क्या हमारे पास, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है। और ये क्या बता रही है आपको, जैसे कि मैंने ये बताया था कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर। ये सोर्स वोल्टेज है जो कि किस पे अप्लाई हो रहा है, कैपेसिटर पे। इसी तरह ये जो I है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन 2, अप्लाइड करंट, अप्लाइड करंट फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर। ये वो करंट है जो कि फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर, फ्लोज थ्रू द
कैपेसिटर, नोट कर लीजिए भाई, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन होगी। इक्वेशन 1 आपके पास ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, सब्स्टिट्यूट अगेन करना पड़ेगा आपको। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये रही, और इसके अंदर आपको ये Q नज़र आ रहा है। इस Q की जगह पर सी वी नॉट साइन ओमेगा टी ये आ जाएगा इस Q की जगह पर। ये I इज़ इक्वल टू, और उसके बाद ये डेल्टा, Q की जगह पर क्या आ गया, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसको थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना पड़ेगा इक्वेशन को, ठीक है ना भाई। और नीचे और लिख के थोड़ा सा इसकी सेटिंग करें कि ये जो है आपको इसको सी वी को अलग करना पड़ेगा, सी वी नॉट, डेल्टा को यहाँ आप इसके साथ ले आइए, इस तरह से अलग कर लें, डेल्टा टी और ये साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। वो जो मैं डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स का हवाला दे रहा था ना, अब उसका यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। और साइड में लिख दें, और ये आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन वी नो दैट, अब यहाँ पर लिखिए आप, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन कॉमा वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, इसको इस तरह भी लिखते हैं, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साइन ओमेगा डेल्टा टी, सॉरी टी, ये जो है इसको इस तरह से, ये ब्रैकेट लगाना भूल गया, सॉरी मैं, ये ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर। अब डिफरेंशिएशन रूल अगर यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन वी नो दैट, अगर हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का रूल लगाते हैं तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। ये आपके पास हो गई। इसको इक्वेशन 3 करें, इक्वेशन 3 करें, ठीक है भाई। पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 जो है हमारी किसके बराबर हो जाएगी, I इज़ इक्वल टू सी वी नॉट, I इज़ इक्वल टू सी वी नॉट। अब ये डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साइन ओमेगा टी, ये पूरा का पूरा देखें ये किसके बराबर है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नहीं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्यों आएगा भाई, ये तो साथ आ गया है ना उसके, ये तो पूरा का पूरा इसका हिस्सा बन गया है ना, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साइन ओमेगा टी, तो इसके बराबर हो गया ना। तो हमारे पास ये जो आ गई हमारे पास, ठीक है भाई। इक्वेशन 3 के अंदर पुट करने के बाद इक्वेशन की ये हमारे पास हालत हो गई।
आई बराबर है सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए बाय इन्वर्सिंग। अब यहाँ पर दो काम होंगे, ठीक है, ऊपर जगह बनाता हूँ, वहाँ पर हम लिखेंगे बाय इन्वर्सिंग। दो काम आपको एक साथ करने पड़ेंगे। सेंटेंस बता रहा हूँ, एज इट इज़ लिख दें। बाय इन्वर्सिंग, बाय इन्वर्सिंग, अब आपको दो काम करने पड़ेंगे। बाय इन्वर्सिंग सी ओमेगा एंड इक्वेटिंग सी ओमेगा एंड इक्वेटिंग कॉस ओमेगा टी बराबर है साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये देख लीजिए, दो काम आपने करने। एक तो आपने सी ओमेगा को इन्वर्स करना है। सी ओमेगा को इन्वर्स करने का मतलब ये है कि सी और ओमेगा, ये रहा सी और ओमेगा, इसको आप एक जगह पे कर लें। आई इज़ इक्वल टू सी ओमेगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब ये जो अब एक साथ हो गया है, मैंने सी और ओमेगा को एक साथ कर दिया। इसको इन्वर्स करेंगे। इसका जो इन्वर्स होगा ना, बाय इन्वर्सिंग सी ओमेगा, इसका जो इन्वर्स होगा वो ये होगा 1 अपॉन आई इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। पहले लिख लें, आप फिर बताता हूँ। पाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन सी ओमेगा, 1 अपॉन सी ओमेगा। ये इक्वेशन 4 हो गई। देखिए इसके अंदर ध्यान से देखिए, गड़बड़ मत कीजिएगा। दो काम मैंने एक साथ किए इसके अंदर, ये इक्वेशन 4 हो गई। दो काम मैंने इसके अंदर एक साथ किए। एक तो मैंने सी ओमेगा को इन्वर्स किया है, उल्टा किया है। अब इस इक्वेशन में देखें, सी ओमेगा ये रहा, इसको मैंने इन्वर्स किया है। किसके बराबर? इन्वर्स का मतलब ये है कि मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा और 1 को ऊपर ले आऊँगा। ठीक है, सी ओमेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और उसके ऊपर 1 भी आ जाएगा। अभी फ़िलहाल ये समझ लें आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। इसका मतलब है कि मैंने इन्वर्स कर दिया इसको, सी ओमेगा को मैंने इन्वर्स कर दिया। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिक्स यहाँ नहीं समझा सकता, अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है इसका। ठीक है, दूसरा काम यहाँ पर देखें क्या हुआ है, वी कॉस ओमेगा टी, क्या लिखा हुआ है? इक्वेटिंग कॉस ओमेगा टी। ये रहा कॉस ओमेगा टी, इसको किसके बराबर किया है? साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। क्यों किया है भाई? क्या मेरी मर्ज़ी चल रही है? नहीं भाई, ये वही डिफरेंशिएशन के मेथड्स, डेरिवेटिव्स के मेथड, ये वही डिफरेंशिएशन जो मैथमेटिकल टूल है उसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए मजबूरी है, अभी मैं वो नहीं समझा सकता, इसलिए थोड़ा सा आपको रटवाना पड़ रहा है। क्या करें, कहीं ना कहीं रट्टा भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो नई सिचुएशन आई है इस इक्वेशन की, सी ओमेगा ये भी ख़त्म, कॉस ओमेगा टी ये भी ख़त्म, इसकी जगह कहाँ चली गई? ये इन्वर्स होके आ गया नीचे, और कॉस ओमेगा टी इसकी जगह पर क्या आ गया? साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। ठीक हो गया, ये हो गई आपके पास इक्वेशन 4 आपकी। इक्वेशन 4 हो गई। नाउ अब क्या करना है? वी नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी ओमेगा ये बराबर है आई नॉट के। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में इसको पुट कर दीजिए। ये रही इक्वेशन 4। इसमें बोल रहा है कि ये जो वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी ओमेगा जो है ये किसके बराबर है? आई नॉट के।
आपको याद है हमने वो शुरू में जो फॉर्मूला लिया था उसमें v बराबर था v नॉट साइन ओमेगा टी के। उसमें v नॉट क्या थी? पीक वैल्यू थी। आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू है। ई नॉट किसकी पीक वैल्यू थी? वी नॉट किसकी पीक वैल्यू थी? वोल्टेज की। ऐसी थी ना ये वाली, याद आया? बिल्कुल इसी तरह अगर करंट की हम बात करें तो करंट की भी पीक वैल्यू को हम इसी तरह की वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो आई है, क्योंकि देखें जहाँ वोल्टेज है वहीं करंट होगा ना यार, ठीक है। तो ये आई नोट जो है ये भी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी नोट जो है ये भी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेव फॉर्म में ये एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। तो अब आपके पास इक्वेशन 4 इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? आई नोट। तो ये आई बराबर हो जाएगा आई नोट, ठीक है, साइन आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस, ये आपके पास हो गई इक्वेशन 5। इक्वेशन 5, ठीक है भाई। इक्वेशन 5 अब यहाँ पर नोट्स ले लीजिए। यहाँ पर ये क्या बता रहा है? ये जो शो कर रहा है करंट को, आई जो है ये किसको शो कर रहा है? इस इक्वेशन की मदद से shows that current exhibits sinusoidal variation, shows that current exhibit sinusoidal variation, sinusoidal वेरिएशन, ठीक है भाई। साइनसॉइडल वेरिएशन कौन सा है? वेरिएशन का मतलब चेंज। ये देखें ये जो वेव में आपको चेंज नज़र आ रहा है ये साइनसॉइडल चेंज कहलाता है। अगर आप ग्राफ पे देखें, ग्राफ में आपके पास ये एक वर्टिकल एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर बीच में एक वैल्यू होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है सारा का सारा, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये एक वैल्यू जारी होती है, ठीक है। सिंपल सा ग्राफ है ये, जिसमें ये बात समझाई जाती है कि भाई आप यहाँ देखें, यहाँ पर ये करंट है और यहाँ पर ये वोल्टेज है। वोल्टेज इतना बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज के इतने बढ़ने से करंट कितना बढ़ रहा है, वोल्टेज के इतने कम होने से करंट कितना कम हो रहा है। दोनों की रिलेशनशिप को अगर हम देखें कि ये आगे बढ़ रहा है, ये एरो हमें ये बता रहा है, इसको हम ग्राफ कहते हैं। तो ग्राफ हमें बताता है ये दो चीज़ों के रिलेशनशिप के बारे में, जैसे यहाँ ये वोल्टेज और ये करंट को। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर, क्योंकि ये तो स्ट्रेट मामला नहीं है, ये जो मामला है यहाँ पर ये वेव फॉर्म में, और वेव फॉर्म में अगर आप देखें तो हर लम्हा चेंजेस हो रही है। यहाँ से यहाँ, 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 हर लम्हा चेंजेस हो रही है, हर लम्हा। तो यहाँ पर हमें जिस मेथड की ज़रूरत है मैथमेटिक्स में, वो ये सिंपल ग्राफ मसला हल नहीं करेगा हमारा, इसीलिए यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं। और ये डिफरेंशिएशन मेथड को यूज़ करते हुए यही आई हमें करंट क्या बता रहा है कि करंट एग्जिबिट, करंट जो है वो आपको क्या दिखा रहा है? साइनोसॉइडल वेरिएशन। साइनोसॉइडल मतलब वेव फॉर्म वाली वेरिएशन, वेव की शक्ल में चेंजेस आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। दूसरी बात, इसकी पिक्चर मैं बनाता हूँ यहाँ पे ताकि इसको ज़रा हम ख़त्म करें इस टॉपिक को। आप लोग भी थक गए हैं भाई, मैं भी थक गया हूँ, ऐसी बात नहीं है यार। मैं भी तो कब से खड़ा हूँ यार, वीडियो एडिटिंग थोड़ी करता हूँ कोई, जैसी बनाता हूँ वीडियो वैसे ही अपलोड कर देता हूँ। एडिटिंग वगैरह का टाइम कहाँ है मेरे पास। इसको आप देख लें पहले, ठीक है। इसमें आपके पास ये, ठीक है भाई, ये आ गया, ये आपके पास वोल्टेज,
वोल्टेज। वोल्टेज याद है ना किसके बराबर है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो वेव आ रही है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है भाई। अब हम कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं वोल्टेज का करंट के साथ। इस जगह पर वैल्यू ज़ीरो है किसकी, इस जगह पर वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है, इस जगह पर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है, और इस जगह पर वापस आने के बाद दोबारा वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। फिर वोल्टेज दोबारा अप होके यहाँ पे आता है इस पॉइंट पे, फिर मैक्सिमम हो जाता है। V इज़ इक्वल टू मैक्स, V इज़ इक्वल टू मैक्स। यहाँ वोल्टेज ज़ीरो है, मतलब अभी शुरू ही नहीं हुआ, और जैसे ही आप कनेक्शन बनाते हैं सोर्स के साथ तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है और अपनी पीक वैल्यू पे जाता है। ठीक है। और पीक वैल्यू पे जाने के बाद वोल्टेज दोबारा फिर ड्रॉप होना शुरू होता है यहाँ पे, और यहाँ से आने के बाद अब ये करंट की रिवर्स डायरेक्शन शुरू हो रही है जी। अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल करंट की दूसरी साइकिल शुरू हो रही है, तो दोबारा अब वोल्टेज जो है वो अप होना शुरू होंगे, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। पता है आपको ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो ये वोल्टेज अप होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये अपर प्लेट के ऊपर एक्युमुलेशन हो रही है चार्जेस की जी। ये अपर प्लेट के ऊपर चार्जेस की एक्युमुलेशन हो रही है, पॉजिटिव चार्जेस की। टाइम तो लगेगा ना भाई पॉजिटिव चार्जेस को अपर प्लेट पे जमा होने में, और चार्जेस का ताल्लुक किसके साथ है, वोल्टेज के साथ। तो वोल्टेज जो है वो अपर प्लेट के ऊपर चार्जेस को जमा कर रहा है। जितना वोल्टेज बढ़ रहा है उतने चार्जेस जमा हो रहे हैं अपर प्लेट पे। तो ये वोल्टेज यहाँ पर ज़ीरो है, अभी आपने सोर्स को कनेक्ट ही नहीं किया। जैसे ही कनेक्ट किया वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ, ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए, और एक हद तक जमा होंगे जब हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव प्लेट फुली चार्ज हो गई। वो लम्हा कौन सा होगा, ये वाला। ये सवाल आते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, सवाल आते हैं। ये लम्हा होगा वो पूछेगा आपसे वेव फॉर्म में बताइए ज़रा कौन सा पॉइंट है वेव का जो आपको ये बता रहा है कि अब कैपेसिटर की प्लेट फुली चार्ज हो गई है। तो ये वो पॉइंट है जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ पर वोल्टेज वो वोल्टेज होगा जब आपकी अपर प्लेट फुल चार्ज हो गई। अब क्या होगा, क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का सिस्टम होता है, ये शुरू में मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जब फुली चार्ज हो गई तो ये डिस्चार्ज भी होगी। यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरी प्लेट की तरफ जाएंगे, बल्कि यहाँ से नहीं जाएंगे, सॉरी यहाँ से नहीं जाएंगे, पर ये शुरू में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं सारा, दोबारा नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर वोल्टेज फुल होने के बाद वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं। यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो हो रहे हैं एक लम्हे के लिए, और आपकी अपर प्लेट भी डिस्चार्ज हो रही है, फिर वो चार्ज हो रही है साथ साथ, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ये डिस्चार्ज जैसे ही होगी उसी वक्त चार्ज होना भी शुरू हो जाएगी, उसकी टेंशन न लें। तो यहाँ पर आने के बाद दोबारा अब ये लोअर प्लेट का मामला यहाँ से होगा, यहाँ से ये लोअर प्लेट का मामला शुरू होगा। ये वोल्टेज अब बढ़ना शुरू होंगे, यहाँ पर वोल्टेज की पीक वैल्यू आएगी, ये लोअर प्लेट के लिए। यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो गए। मेरे फिंगर को देखें, ये फिंगर, यहाँ वोल्टेज बढ़ रहे हैं, यहाँ पर चार्जेस जमा हो रहे हैं नेगेटिव चार्जेस। तो ये वोल्टेजेस बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम वोल्टेज हुए, तो इसका मतलब ये फुली चार्ज हो गई नेगेटिव चार्जेस से। अब क्या होगा, ये वोल्टेज यहाँ से फिर घटना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आके दोबारा वोल्टेज ज़ीरो होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फुली चार्ज हुई थी ये फुली डिस्चार्ज हो गई, वोल्टेज ज़ीरो हो गए। अब कौन सा मरहला शुरू होगा, अब ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव वाला। अब ऊपर वाली प्लेट की बात आएगी, यहाँ वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बढ़ेंगे, पीक वैल्यू पे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तो ये है अपर प्लेट लोअर प्लेट का चार्ज होना और डिस्चार्ज होना। ये देखें, अब मैं ग्राफ की मदद से, इसकी मदद से समझा रहा हूँ। ये ऊपर जो जा रहा है ये चार्ज हो रहा है,
नीचे जो आ रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, कौन सा, ये वाली प्लेट, पॉजिटिव चार्जेस से। फिर ये नीचे जो आ रहा है ये चार्ज हो रहा है नीचे वाली प्लेट, और नीचे से अब ये वेव ऊपर जो जा रही है ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये वोल्टेज की पोजीशन है, वोल्टेज की पोजीशन। करंट की पोजीशन क्या है, इसी वक्त यहाँ पर ये करंट जो है यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। शुरू में करंट मैक्सिमम होता है, लेकिन धीरे धीरे करंट की मिकदार जो है, करंट की मिकदार जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है यहाँ पर आके। ये देखें करंट अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, और फिर करंट यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये करंट जो है शुरू में मैक्सिमम था, वोल्टेज ज़ीरो था, ठीक है, और करंट धीरे धीरे जो है वो स्लो होना शुरू हुआ, करंट धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, करंट धीरे धीरे कम हो रहा है। इस जगह पर करंट ज़ीरो, मतलब बहुत ही करंट कम हो गया है। और इसी पॉइंट पर अगर आप देखें, अगर मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, लाइन खींचूँ, ये देखें, इसी पॉइंट पर ये वर्टिकल लाइन हमें क्या बता रही है, वोल्टेज की क्या पोजीशन है, वोल्टेज मैक्सिमम है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है तो करंट ज़ीरो क्यों हो रहा है? ये ज़रा टेक्निकल बात समझ लीजिए। ऊपर वाली प्लेट पे क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस स्टोर होना शुरू हो रहे हैं। भाई पॉजिटिव चार्जेस जो हैं क्या एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, धकेलेंगे नहीं, दूर नहीं करेंगे? सोचिए ज़रा, ऐसा तो होगा ना यार, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ही फिर वोल्टेज करंट जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा। शुरू में करंट बहुत हाई होगा जब चार्जेस स्टोर होना शुरू हुए थे, और जब फुली चार्ज स्टोर हो जाएंगे यहाँ पर, अब मज़ीद गुंजाइश ही नहीं होगी कि इसमें मज़ीद जो है वो ये चार्जेस किसी मज़ीद चार्ज को आने नहीं देंगे, आगे आने नहीं देंगे। तो मज़ीद चार्ज के आगे ना आने का मतलब यही है कि अब यहाँ पर करंट ज़ीरो हो गया। समझ आ रही है बात आप? और वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो गया, वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो गया। तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है यहाँ पर चार्जेस का। चार्जेस कैपेसिटर के अंदर फुली जमा हो गए हैं एक जगह पे, तो इसका दूसरा इफ़ेक्ट क्या होगा कि मज़ीद करंट को ये अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस इतने पावरफुल हो गए हैं कि मज़ीद किसी पॉजिटिव चार्ज को अंदर नहीं आने देंगे। तो ये पोजीशन क्या है, जब पॉजिटिव चार्जेस फुली यहाँ पर जमा हो चुके हैं, ये वोल्टेज का मैक्सिमम लेवल है, और इसी लम्हे करंट का ज़ीरो लेवल हो जाएगा। क्यों? मज़ीद करंट आगे जा ही नहीं सकता, मज़ीद करंट आगे नहीं जाएगा मतलब मज़ीद चार्ज आगे नहीं जा सकते। तो ये पोजीशन है वो। लेकिन शुरू में क्या हुआ था, जब इस प्लेट ने चार्ज होना शुरू किया था, यहाँ से देखें, शुरू में ये था कि वोल्टेज ज़ीरो थे तो करंट मैक्सिमम था, मतलब चार्जेस का इनफ्लो मैक्सिमम था। बहुत ज़्यादा चार्जेस यहाँ पर स्टोर हो रहे थे, क्योंकि जगह थी ना, खाली पड़ा था कैपेसिटर, तो ये अपर प्लेट खाली पड़ी थी। 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्जेस जमा होते रहे। तो शुरू में करंट मैक्सिमम था और वोल्टेज ज़ीरो थे। धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ते चले गए, मतलब चार्जेस यहाँ पर ज़्यादा स्टोर होते चले गए, और इतने चार्जेस स्टोर हो गए कि वोल्टेज तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन अब करंट की पोजीशन क्या हो गई, करंट ज़ीरो हो गया। अब गुंजाइश ही नहीं है भाई, मज़ीद चार्ज जा ही नहीं सकता, मज़ीद चार्ज नहीं जा सकता, तो मतलब करंट ज़ीरो हो गया। ये है इन्वर्स रिलेशनशिप इसकी। पॉजिटिव साइकिल के अंदर भी यही होता है, नेगेटिव साइकिल के अंदर भी यही होता है। पॉजिटिव साइकिल में भी यही होगा कि जब मैक्सिमम पोजीशन होगी वोल्टेज की, उस वक्त करंट ज़ीरो हो जाएगा। वजह समझ में आ गई क्यों ज़ीरो होगा? आगे गुंजाइश ही नहीं है करंट को आगे आने की, मैक्सिमम चार्जेस आ गए, वोल्टेज फुल लगा पड़ा है। अब यही जब आगे चलेगा सिस्टम, इस पॉइंट पे आने के बाद, ये देखें, इस पॉइंट पे आने के बाद, अब ये करंट को आगे लेके चलता हूँ, इस पॉइंट पे आने के बाद ये अब करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। करंट जो है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया, तो करंट मैक्सिमम होगा तो फिर वोल्टेज क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये देखें, ये ऊपर चलें, ये इसके साथ टच कर रहा है, ये देखें वोल्टेज क्या है इस वक्त, ज़ीरो। करंट क्या है इस वक्त, मैक्सिमम। लेकिन किस जगह पर, नीचे वाली प्लेट में भाई, नीचे वाली प्लेट में। यही तो मसला है, यहाँ पर करंट अगर मैक्सिमम है, वोल्टेज ज़ीरो है,
तो यहाँ पर करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट ज़ीरो है, तो यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। उल्टा रिलेशनशिप है, यही तो आपको बता रहा है इन्वर्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शंस करंट की, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन करंट की। शुरू में स्टार्ट जब हुआ वोल्टेज ज़ीरो, करंट मैक्सिमम, धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहा एक्युमुलेशन का, अपर प्लेट के ऊपर वोल्टेज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मैक्सिमम लेवल पे वोल्टेज पहुंच गया, करंट घटता गया घटता गया घटता गया, करंट मिनिमम लेवल पे पहुंच गया। जिस पॉइंट पर करंट ज़ीरो हो गया है उस पॉइंट पर मैक्सिमम वोल्टेज। अब ये करंट आगे चलेगा, अब ये इस लोअर प्लेट की बात अब शुरू हो रही है। अब करंट जो है वो बढ़ना शुरू होगा बढ़ना शुरू होगा, तो करंट यहाँ पर बढ़ना शुरू होगा, करंट यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा और वोल्टेज जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब करंट जो है वो आगे बढ़ना शुरू होगा तो करंट घटना शुरू होगा, घटेगा घटेगा घटेगा, यहाँ पर जब करंट पहुँचेगा ज़ीरो हो जाएगा, उस वक्त यहाँ पर देखें आप वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। ये लाइन में यहाँ खींचूँ अगर तो ये तो यहाँ पर आने के बाद करंट जो है वो ज़ीरो हो गया है और वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो गया, लेकिन किस जगह पर? इस लोअर प्लेट के अंदर। ठीक है भाई, मेरा ख्याल इतना काफ़ी है आज के लिए, और भी इसमें नीचे पॉइंट्स है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी है। 2 पॉइंट रह गए यार, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, मैं भी थक गया। ये पॉइंट अभी ये हो गया टॉपिक, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और फेज़र डायग्राम ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। इसको अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।